नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। संभल जामा मस्जिद रंगाई पुताई केस में हाई कोर्ट में सुनवाई। आदेश में कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर एएसआई 10 मार्च को देगा जवाब। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में संभल मुद्दे की गूंज। सीएम बोले जो हमारा है वह हमें मिल जाना चाहिए। राम मनोहर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से समाजवादी पार्टी बहुत दूर। यूपी विधानसभा में एमएलए ने गुटखा खाकर थूका। भड़के सतीश महाना ने लगाई क्लास। सफाई कराते हुए बोले मैंने सीसीटीवी में देखा, अपनी गलती मान लें, सदन को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी। ब्रजेश पाठक का अबू आजमी और अखिलेश यादव पर पलटवार। औरंगजेब के समर्थन पर किया जुबानी तंज। सपा की मानसिकता देश विरोधी। 27 छोड़िए 47 में भी नहीं गलेगी दाल। होली से पहले यूपी में शराब की दुकानों के लिए नया नियम। दुकानों के साइन बोर्ड छोटे करने के आदेश जारी। हाईवे और एक्सप्रेस वे के किनारे शराब की बिक्री को रोकने के निर्देश। और बांदा में एडीएम के खिलाफ महिला नेत्री का आमरण अनशन। खनन माफिया से सांठगांठ के आरोप। संपत्ति जांच की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। रायबरेली की घटना का संज्ञान लिया है। दिव्यांग पति को पीठ पर ले जाकर पहुंची थी पत्नी। पति को पीठ पर उठाकर सीएमओ ऑफिस पहुंची थी पत्नी। डिप्टी सीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। पति के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने आई थी महिला। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर न मिलने पर पीठ पर उठाया था पति को। 3 दिन के अंदर जांच के आदेश मंडलीय अपर निदेशक चिकित्सालय स्वास्थ्य को देने के आदेश दिए गए हैं। परिवार कल्याण लखनऊ मंडल से यह रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने यह बात कही। शहर के सीएमओ ऑफिस परिसर का यह वीडियो सामने आया था, जिसमें एक महिला दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने पति को अपने पीठ पर लाद कर ले जाकर पहुंची थी। इस दौरान उसको न तो स्ट्रेचर उपलब्ध हुआ न ही व्हीलचेयर उपलब्ध हुआ। और इस खबर का संज्ञान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया है और जांच के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो जांच कर कार्रवाई भी सुनिश्चित करने के निर्देश डिप्टी सीएम के द्वारा दिए गए हैं। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात डिप्टी सीएम ने कही। आपको बता दें, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। रायबरेली से इस वक्त की अहम खबर। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रयागराज से अगली अहम खबर, जहां संभल का शाही जामा मस्जिद पर बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद को विवादित ढांचा माना है। विवादित ढांचे की जगह मस्जिद मानने की अपील खारिज की गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विवादित ढांचा लिखवाया है। विवादित ढांचे की रंगाई पुताई मामले की भी सुनवाई हुई है। मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की है। आपत्ति पर एएसआई ने जवाब देने के लिए मांगा समय। 10 मार्च को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। तो संभल जामा मस्जिद का यह विवाद, हाईकोर्ट ने विवादित ढांचा लिखवाया है इसको। 10 मार्च को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। संभल शाही जामा मस्जिद से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद को विवादित ढांचा माना है। विवादित ढांचे की जगह मस्जिद मानने की अपील जो थी वो खारिज की है हाईकोर्ट ने। अगली अहम खबर महोबा से, जहां पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। 26 किलो 500 ग्राम सूखा गांजा बरामद किया है। गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। महोब कंठ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। 26 किलो 500 ग्राम सूखा गांजा बरामद किया गया। आपको बता दें, गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। महोब कंठ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। महोबा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया।
महोबा पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। 26 किलो 500 ग्राम सूखा गांजा बरामद किया है। महोबा से हमारे संवाददाता अनुराग पचौरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनुराग, अगर बात की जाए, पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लगभग 26.5 किलो गांजा जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? हम आपको बता दें कि ये मामला महोबा थाने का है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिरों की सूचना पर गांजा तस्कर की सूचना मिली, जहां पर पुलिस ने अपना जाल बिछाकर चेकिंग अभियान के दौरान गांजा तस्कर को पकड़ा है और जिसमें एक तस्कर फरार होने में कामयाब रहा। इसमें 26.5 किलो गांजा बरामद किया गया है और इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महोबा से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। 26.5 किलो गांजे के साथ गांजा तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। अगली अहम खबर हमीरपुर से, जहां जल संकट से जूझ रहे लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज होने से पानी का संकट बन गया है। लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहा है पीने का पानी। जल निगम में शिकायत के बाद भी नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। पाइपलाइन बिछाने में सरकारी धन का बंदरबाट हुआ है। पाइपलाइन लीकेज की वजह से इंटरलॉकिंग भी ध्वस्त नजर आ रही है। पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं लोग। कई बार ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हुई है कार्रवाई। तो सुनवाई न होने से लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, वार्ड नंबर 19 सहित मंझूपुर, गौरा देवी, ब्रह्मा के डेरे का ये पूरा मामला है। हमीरपुर नगर पालिका क्षेत्र के अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। पाइपलाइन लीकेज की वजह से इंटरलॉकिंग भी ध्वस्त हुई है और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। पीने का पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, जिससे लोगों का आक्रोश फूटा है। कई बार ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। आपको बता दें, यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सदन में अपनी बात रखी। संभल का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। सीएम ने कहा कि एक शरारत के तहत संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश की गई है। इसको खोजना हमारा काम था। हमने 54 तीर्थ खोजे हैं और 19 कूपों को भी पाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि सपा भले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानती हो, लेकिन उनके बताए रास्ते पर नहीं चल रही। विधानसभा में सीएम ने दावा किया कि महाकुंभ में लूट, छेड़छाड़, हत्या, अपहरण की एक भी घटना नहीं हुई। 66 करोड़ लोग आए और सुरक्षित अपने घर गए। सीएम ने कहा कि महाकुंभ में भारत के विकास और विरासत की छाप दिखाई दी है। महाकुंभ में कोई जाति, धर्म, क्षेत्र का भेदभाव नहीं दिखाई दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ से हुए आर्थिक लाभ के बारे में विधानसभा में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 का बजट अन्नदाता, किसान, युवा, महिला, गरीब को समर्पित करते हुए वंचित को वरीयता थीम पर आधारित था। आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी है। दोनों मुद्दों पर, आचरण के मुद्दों पर भी और आदर्श के मुद्दों पर भी। आपका आचरण, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी, तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद
शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है, और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, और उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है, परोपदेश कुशल बहुते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती, और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली। हमारे कुछ विपक्षी दलों से जुड़ी हुई राज्य सरकारों के भी नेता प्रयागराज महाकुंभ में आए थे, और उनमें है उनमें डिप्टी सीएम कर्नाटक। उन्होंने लिखा कि इस पवित्र आयोजन के लिए सभी आयोजकों को धन्यवाद। यह किसी के भी जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार ने यहां आए करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्था की है, यह कोई छोटा काम नहीं है। सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं महाकुंभ का हिस्सा बनकर के बहुत खुश हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुझसे मिलने बेंगलोर आए थे, और उन्होंने मुझे महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मेरे लिए शानदार अनुभव था। खन्ना जी ही गए थे। महोदय, इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी देखने को मिली थी, और उसमें आर्थिक पक्ष के बारे में, महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में इसको लेकर के अनेक बातें सामने आई हैं। और खासतौर पर देश के अंदर अलग अलग तबके ने महाकुंभ के बारे में, चूंकि ये बजट की सामान्य चर्चा है, इसलिए महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में अगर हम चर्चा न करें तो विरासत को विकास के साथ जोड़ने में हो सकता है कि आप लोगों को भी कुछ कंफ्यूजन और ज्यादा हो। इसलिए उस विरासत को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में काशी विश्वनाथ धाम से प्रारंभ किया था, 2020 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास के बाद आगे बढ़ा, प्रयागराज महाकुंभ उसका एक चरम उत्कर्ष रूप के रूप में देश और दुनिया के सामने आया है। महाकुंभ के इस महाआयोजन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो 66 करोड़ लोगों को मैनेज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल हो तो करोड़ों लोगों के आने जाने का इंतजाम हो सकता है। लोगों का सहयोग मिले तो रोज लाखों लोगों के खाने का इंतजाम किया जा सकता है। हमेशा डराने वाली पुलिस का व्यवहार दोस्ताना हो सकता है। हजारों धर्म गुरुओं और साधु संतों का मान रखा जा सकता है। गरीब और अमीर को बिना किसी भेदभाव के संगम में डुबकी का अवसर दिया जा सकता है।
अगर बिजनेस की कुशलता हो तो 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके 3 लाख करोड़ से अधिक का लाभ हासिल किया जा सकता है। अफवाहों के बावजूद कुशल प्रबंधन से लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। महाकुंभ का आयोजन एक अग्नि परीक्षा थी। इस परीक्षा में केंद्र और राज्य सरकार खरी उतरी है। पूरी दुनिया में सनातन का मान बढ़ा है। पूरी दुनिया में भारत के मैनेजमेंट स्किल, क्षमता और कुशलता के प्रति विश्वास बढ़ा है। पूरी दुनिया ने माना कि जो कोई नहीं कर सकता वो भारत ने करके दिखाया है। इस अभूतपूर्व आयोजन की गूंज पूरी दुनिया में वर्षों तक सुनाई देगी। ये भारत की सनातन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने, मैंने पहले मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। मां गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था, उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। प्रयागराज का महाकुंभ अपनी भव्यता, अपनी दिव्यता और अपनी उस विरासत को आने वाली पीढ़ी को छोड़ करके संपन्न हो चुका है। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आए। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए, पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। विधानसभा के प्रवेश गेट पर किसी विधायक ने गुटखा खाकर थूक दिया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जब गेट पर गुटखा थूका हुआ देखा तो सदन में इसकी जमकर भर्त्सना की और कहा कि मैं उस सदस्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उन्हें सीसीटीवी में देखा है। अच्छा होगा कि वह मुझसे मिलकर अपनी गलती मान ले। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने गेट की साफ सफाई करवाई और सदन में कहा कि ऐसा आचरण ठीक नहीं, ये सदन सभी का है और साफ सफाई की जिम्मेदारी भी सभी की है। विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आज सुबह मुझे जानकारी मिली कि हमारी विधानसभा के इस हाल में किसी सदस्य ने पान मसाला खाकर थूका है।
इसलिए मैं यहाँ आया और इसे साफ करवाया। मैंने वीडियो में उस विधायक को देखा, लेकिन मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। संबंधित विधायक आकर मुझसे कहें कि उन्होंने ऐसा किया है तो अच्छा होगा, अन्यथा मैं उन्हें बुलाऊंगा। दुआ साफ करो भी। कौन है सर आप कि सफाई कर्मचारी को निकल जाओ ना, साफ करो। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।